आज यह बोलना आसान नहीं है और शायद सुनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज हम किसी एक देश की घटना पर नहीं बल्कि उस सोच पर बात कर रहे हैं जो सरहदें नहीं मानती लेकिन अपने शिकार बहुत सोच समझकर चुनती हैं। बीते दिनों खबरें आई कि बांग्लादेश में कथित तौर पर 3 हिंदुओं की हत्या हुई है। भारतीय मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया, स्टूडियो में चिंता जताई गई, सोशल मीडिया पर गुस्सा भी दिखा। भारत सरकार ने कहा कि वह हालात पर नज़र रखे हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर दखल भी देगी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इन हमलों की निंदा की है, हिंसा को अमानवीय बताया और न्याय का भरोसा दिलाया है। यह सब होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी देश में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा हिंसा ही होती है और उसकी निंदा ज़रूरी है, न्याय ज़रूरी है। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा और शायद ज़्यादा बेचैन करने वाला हिस्सा शुरू होता है। इन खबरों के साथ साथ भारत की सड़कों पर जो हुआ वह भी उसी समय का सच है। भारत में मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर पीटा गया, मारा गया और कई मामलों में उनकी जान चली गई। सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है, सवाल यह है कि भारत में बांग्लादेश की घटनाओं का बदला किससे और क्यों लिया गया है। जब मैं खुद ये सब खबरें देखता हूँ तो भीतर से कहीं कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। साहिर लुधियानवी की पंक्तियाँ याद आती हैं, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। लेकिन लगता है कि आज भारत में खून का रंग देखकर तय किया जाता है कि उस पर शोक मनाया जाएगा या चुप्पी साध ली जाएगी। अगर आप इन घटनाओं को अलग अलग करके देखें तो शायद वो कानून व्यवस्था की छोटी छोटी खबरें लगे, लेकिन अगर उन्हें एक साथ रख दिया जाए तो एक पैटर्न उभरता है। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक लगभग हर महीने कभी उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी बिहार में, कभी मध्य प्रदेश और कभी महाराष्ट्र, कहीं किसी मुस्लिम युवक को उल्टा लटका कर पीटा गया, कहीं गौ हत्या के शक में भीड़ ने मार डाला, कहीं जय श्री राम ना बोलने पर चाकू चल गया, कहीं मस्जिद के इमाम को पीट पीट कर मार दिया गया, कहीं 5 रुपए के विवाद में सब्जी बेचने वाले मुसलमान की जान ले ली गई, कई मामलों में एफआईआर पीड़ित पर दर्ज हुई, कई जगह हमलावर खुले घूमते रहे और कई बार पुलिस की बनाई गई कहानी को परिवार ने झुटलाया। इन सब घटनाओं को सोशल मीडिया पर कुछ स्वतंत्र पेजों ने इकट्ठा किया है। इन खबरों की हेडलाइंस मैंने द ड्रंक जर्नलिस्ट के पेज से ली है, आप चाहें तो उनको इंस्टाग्राम पर देख भी सकते हैं। यह खबरें इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि यह याद दिलाया जा सके कि यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह एक सिलसिला है, एक ऐसा सिलसिला जिसमें भीड़ को यह भरोसा होता है कि उसे रोका नहीं जाएगा और पीड़ित को यह यकीन होता है कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। इसी संदर्भ में क्लैरियन इंडिया की रिपोर्ट लेस्ट वी फॉरगेट हाउ डिड 2025 ट्रीट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सामने आई। यह रिपोर्ट किसी भावनात्मक नारे की तरह नहीं बल्कि दस्तावेज की तरह पढ़ी जानी चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि मुसलमानों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया गया, मॉब हिंसा को सामाजिक स्वीकार्यता मिली, पुलिस और प्रशासन कई मामलों में निष्क्रिय रहे या फिर पक्षपात के आरोप में घिरे और राजनीतिक बयानबाजी ने इस हिंसा को नैतिक सहारा दिया। यह सिर्फ सड़क की हिंसा नहीं थी, यह संस्थाओं की चुप्पी भी थी। जब देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे लोग मंच से ऐसी भाषा बोलते हैं जो समाज को बांटती हैं तो उसके नीचे असर दिख जाता है, होना ही है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट जिसे द हिंदू ने प्रकाशित किया है बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में कई बार ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें इस्लामोफोबिक कहा गया है। कम से कम 110 बार से ज्यादा ऐसे बयान आए। अब आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन इतना तय है कि जब नफरत ऊपर से वैध ठहराई जाती है तो नीचे खड़ी भीड़ उसे अपना अधिकार समझ लेती है। हाल ही में बिहार के मधुबनी में एक लिंचिंग की घटना सामने आई, जहां एक मुस्लिम मजदूर को पीटते हुए भीड़ बार बार यह सवाल दोहरा रही थी, बांग्लादेशी तेरा भाई है। भाई भाई थी कि नहीं तू तीनों भाई थी कि भाई थी। यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं पूछा जा रहा था, यह पूरे भारतीय मुसलमान समाज से पूछा जा रहा है। भारतीय मुसलमानों ने बांग्लादेश की घटनाओं की निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि हिंसा किसी भी देश में किसी भी धर्म के खिलाफ गलत है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सजा मिली। अगर तर्क यही है कि भारतीय मुसलमान का बांग्लादेश से कोई रिश्ता नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो फिर यह अधिकार हिंदू समुदाय को किसने दिया कि वह बांग्लादेशी हिंदुओं को अपना भाई कहे? तर्क का कुतर्क तो यही है। बांग्लादेश में एक व्यक्ति की मौत को व्यक्ति की मौत के रूप में देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी लोगों ने धार्मिक आस्था को बीच में लाया, धार्मिक बंधन दिखाया। सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में
पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। यहाँ रुककर यह कहना ज़रूरी है कि आप मेरी बात से सहमत ना भी हों, लेकिन कृपया रिपोर्ट्स देखिए, तारीखें देखिए, स्थान देखिए और यह भी देखिए कि हर घटना के बाद न्याय का क्या हुआ। आज भारत में मुसलमान डर के साए में जीने को मजबूर हैं और इस सदाकत को रिपोर्ट्स चीख चीख कर बयान कर रही हैं। पुलिस, प्रशासन, नेता और कभी कभी सांस्कृतिक प्रभाव रखने वाले लोग, सब पर आरोप है कि उन्होंने सीधे तौर पर या फिर मुस्लिम हिंसा को अप्रत्यक्ष सहमति दी है। Umesa Begum's husband was shot dead while he was travelling on a train. I believe he was killed because he was visibly a Muslim. He had a beard and was wearing a skull cap. बांग्लादेश में हुई घटनाओं के बाद सारी हिंसाओं को देखकर बस एक ही बात समझ में आती है कि बांग्लादेश का नाम आज एक नया बहाना बन गया है। वरना भारत में सड़कों पर मुसलमान पहले भी मारे जाते रहे बिना किसी बहाने के। आज बस इतना बदल गया है कि हिंसा को सही ठहराने के लिए नया तर्क मिल गया है और जब समाज यह मान ले कि कुछ लोगों की जान सस्ती है तो फिर लोकतंत्र सिर्फ कागज़ों पर रह जाता है। सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, सवाल यह है कि भारत में हम क्या बनते जा रहे हैं। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।